गुड मॉर्निंग दोस्तों प्रीलिम बूस्टर के अंदर हम हर महीने महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की चर्चा करते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनएसओ है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा हर महीने महंगाई के आंकड़े हमारे सामने बताए जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, एनएसओ ने जो अगस्त महीना गया है उसके नंबर्स हमारे सामने रख दिए हैं। तो सर ये नंबर्स क्या हैं? देखो पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो आरबीआई है या रेदर आई शुड से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका टारगेट क्या है। उसका टारगेट ये है कि जो आपका सीपीआई नंबर है ना, उसको 2 से 6% के बीच में रखे। आप सब ये जानते होंगे, बेसिकली 4 ± 2% भी इसको बोलते हैं कि 2% लोअर लिमिट है, 6% अपर टॉलरेंस यहाँ पे लिमिट हमें देखने को मिलती है। तो अभी जो अगस्त का आंकड़ा आया है ना, वो कितना आया है? वो आया है 6.83%। सर ये तो मतलब हम टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि टारगेट तो 6% से नीचे नीचे रखने का है ना। चार मतलब 2 से 6% रखना था, तो 6.83 तो इससे बाहर आया है। बिल्कुल सही बात है। पर अगर हम कंपेयर करें उससे पिछले महीने यानी कि जुलाई के कंपैरिजन में, तो जुलाई में नंबर बहुत ही ज्यादा था। जुलाई में नंबर आया था 7.44%। उस टाइम पे आप जानते हो कि जो सब्जियों के दाम थे, वेजिटेबल्स वगैरह के दाम थे, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। उसमें कमी देखने को मिली है, इसलिए नंबर 7.44 से कम होकर ना आपका 6.83 बन चुका है। पर अभी भी और काम करना बचा हुआ है। इन्फ्लेशन अभी भी हमारा जो लिमिट थी उससे बाहर ही है, तो अभी और काम करना अभी डेफिनेटली बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पिछले एक साल के अंदर अगस्त 2022 से लेकर अभी तक ये 7वीं बार ऐसा हो चुका है कि हमारी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 6% से ज्यादा आया है। और इसी साल अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अभी तक, तो चौथी बार ऐसा हुआ है। तो अपने आप में अभी भी ना इन्फ्लेशन अभी सरदर्द का कारण है। डेफिनेटली महंगाई के लिए और काम अभी करना बचा हुआ है। इसके अलावा एक चीज और है, आप जानते होंगे आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये जो डेटा होता है ना, ये 6 हफ्ते के बाद आता है। 6 हफ्ते के बाद मतलब जैसे मान लो अब जुलाई का महीना खत्म हुआ, मान लो 31 जुलाई हुई। 31 जुलाई के 6 हफ्ते कब हुए? वो आज हुए हैं, मतलब बेसिकली कल हुए हैं, ठीक है ना। तो 12 सितंबर के बाद इसके 6 हफ्ते हुए। तो कल इसका जो डेटा आया है ना, वो बेसिकली जुलाई मंथ का आया है। तो जुलाई मंथ के अंदर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें एक इंक्रीज देखता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन रिलीज करता है आईआईपी को? एनएसओ। इसके अंदर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट होता है ना, वहां पर एक इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है। बाकी और आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग तो होता ही है, बाकी आपका माइनिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो हमने स्टैटिक पार्ट में बहुत अच्छे से बढ़ रखे हैं। इनफैक्ट मैं आपको जो होमवर्क दूंगा क्वेश्चन, वो भी इसी से लिंक्ड होगा, ताकि आप इस चीज को भी अच्छे से रिवाइज कर पाओ। उसके अलावा देखो, ये नीपा वायरस हो गया, लीबिया हो गया, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डेट है आज की 13 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो आज की डिस्कशन ना हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि काफी सारे स्टूडेंट्स अपने एंड से काफी वर्क करते हैं, पर कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम को शायद वो क्लियर नहीं कर पाते। पर उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। और तब वो सोचते हैं कि सर अब हम ऑल्टरनेट करियर अपना किस फील्ड के अंदर बनाएं। देखो एक फील्ड आपकी ना, यूपीएससी इंडस्ट्री खुद भी है अपने आप में ना, एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है ना। जो यूपीएससी फील्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो एक फैकल्टी बन सकते हो, कहीं ना कहीं आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ठीक है। अगर आपके कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप डिलीवर करना अच्छे से जानते हो, राइट। उसी तरह से कंटेंट राइटर, मार्केटिंग, यूट्यूब आइडिएशन, बिजनेस ऑपरेशन, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आप पे सामने अवेलेबल हैं, जिस तरह से आप अपने करियर के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हो। तो हमारी टीम बेसिकली एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई है, जहां पर क्या होगा ना, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से बेसिकली हमारे मेंटर्स हो गया, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हो गया, हमारे फैकल्टीज हो गया, वो आपको यहाँ पे ट्रेन करेंगे इस सेक्टर के अंदर कैसे आपको एक अच्छा करियर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो ट्रेनिंग भी है, जॉब इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आप इसको फिल कर सकते हो और एक अच्छा करियर यहाँ पे यूपीएससी फील्ड के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। तो फॉर्म लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट्स में अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको ज्वाइन, मतलब वहां पे लिंक को आप फॉलो कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, लीबिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या न्यूज़ है बेसिकली कि 2300 लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हमें यहाँ पर लीबिया सिटी के रिगार्डिंग देखने को मिले हैं। तो देखो यहाँ पर हमें डेफिनेटली फ्लड्स के बारे में तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ ही रखा है कि कैसे होता है सारी चीजें। पर यहाँ पर ना लीबिया की लोकेशन हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अब आपने जैसे ही लीबिया का नाम सुना होगा ना, आपके दिमाग में आया होगा कि सर हमने लीबिया कहीं तो पढ़ रखा है। द आंसर इज यस। अभी एक महीने पहले ना हमने इसको लीबिया को पहले पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि लीबिया में क्राइसिस हमें देखने को मिला था। यहाँ पर हमने देखने को मिला कि दो आर्म्ड ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस आए थे, उस वजह से हमने यहाँ पे इसको अच्छे से हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। पहले तो लीबिया की आप लोकेशन देख लो, ये रहा आपका लीबिया, ठीक है ना। लीबिया को अगर आप नोटिस करोगे ना, ये भी मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर अपना टच करता है। कैपिटल क्या है इसकी? त्रिपोली। कौन कौन सी कंट्री के साथ इसके इसके बॉर्डर टच होते हैं?
यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, आपको इजिप्ट आपके वेस्टर्न साइड के ऊपर, सॉरी ईस्टर्न साइड के ऊपर आपका इजिप्ट देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे सूडान हो गया, आपका चैड, आपका नाइजर, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपका अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो ये 6 कंट्रीज इसके बॉर्डरिंग कंट्री देखने को मिल जाते हैं। अब फ्लड्स की वजह से न्यूज में आया है, पहले इसके क्राइसिस जो हुआ था लीबिया के अंदर, उस वजह से न्यूज में था। तो ये थोड़ी लोकेशन आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ अफ्रीका पड़ता है, अगर हम एक्चुअली बात करूं तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आपको ये कंट्री देखने को अपने आप में मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे अगली न्यूज है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू नीपा। नीपा ब्रेक्स आउट अगेन इन केरला, क्लेम्स 2 लाइफ्स। अब इसको समझते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना नीपा की, तो नीपा का अगर थोड़े हम हिस्ट्री में चलें तो नीपा वायरस के हमें जो फर्स्ट आउटब्रेक्स देखने को मिलेंगे वो मलेशिया 1998 के अंदर, सिंगापुर के अंदर 1999 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? पहली बात देखो, ये वायरस है एक तरह का, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली है ना, पैरा मैक्सोविरिडाई, ये इसको फैमिली को यहाँ पे ये बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये आखिर ट्रांसमिट कैसे होता है। देखो जो फ्रूट बैट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसके नीपा वायरस के नेचुरल होस्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मान लो इन्होंने कोई ना कोई फ्रूट को इन्फेक्ट किया, मान लो, ठीक है ना, और वही कहीं ना कहीं फ्रूट हमने खा लिया, तो वहां से हमने अगर वो इन्फेक्टेड बैट या इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टिव जो फ्रूट खाया है, वहां से कहीं ना कहीं हमें हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो पिग्स वगैरह के अंदर ये अकर कर सकता है, और अगर हम उन पिग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो वहां से हमें भी हो सकता है। एंड एक चीज और रियलाइज करो, अगर मान लो इस पर्सन को हो गया, तो क्या दूसरे लोग भी इससे इफेक्ट होते हैं? जैसे कोविड-19 होता है ना, कि मान लो सामने वाले को हो रखा तो मुझे भी हो सकता है। तो आंसर इज यस। यहाँ पर अगर सामने वाले बंदा जिसको निपा वायरस है, अगर मैं उसके कांटेक्ट में आ गया ना, तो मुझे भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करना, चांसेस होते हैं इस चीज के भी, ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, पर एविडेंस हमारे सामने है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा हमारे पास एविडेंस है अच्छा खासा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये एक जूनोटिक वायरस हो गया। जूनोटिक का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे ये चीज हो जाती है। जो फ्रूट बैट होता है वो इसका हमें होस्ट रेजर्वायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं जो वायरस है दूसरे एनिमल जैसे पिग्स, डॉग्स, गॉट्स, हॉर्सेस, शीप, इनके अंदर ये वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड वहां से हमें हो सकता है अगर हम इन पर्टिकुलर किसी भी एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेटेड फूड है, जो उनके सलाइवा यूरिन से साथ कंटेमिनेटेड है, उनको खाते हैं। अभी देखा था ना, जैसे अगर हम इसके जो फ्रूट है इसको कंज्यूम करेंगे तो हमें भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर हम देखें तो आपको देखो, ठीक है ना, बुखार हो गया, थोड़ा आलसीपन आपको देखने को मिलेगा। मेंटली कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उनको समझ नहीं आता क्या चल रहा है, तो मेंटल कंफ्यूजन भी इसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा गया है। कई लोग कोमा में चले जाते हैं एंड फिर डेथ तक भी हो सकती है। एक्चुअल में ना दिक्कत पता है क्या है, स्पेशली निपा वायरस की, इसकी जो डेथ रेट है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट अगर जिनको हो जाता है ना, तो 75% तक भी यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हो सकती है। तो 40 to 75% ये यहाँ पर हमें फर्टिलिटी रेट इसकी देखने को मिले कि एक पर्सन को हो गया, इतने चांसेस होते हैं उसकी डेथ के। तो क्या तरीके से सर हम बच सकते हैं? पहली बात तो अगर किसी पर्सन को ये चीज हो चुकी है, आप उसके पास मत जाओ, आप थोड़ा दूरी बनाए रखो, ठीक है ना कहीं आपको यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, जो इस तरह के आपको, अगर किसी आपको लगता है यार किसी फल फ्रूट के ऊपर ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, इसको किसी और ने खाया है, तो उसको मत खाओ। जैसे कई बार ना क्या होता है, कच्चा खजूर का जो रस होता है, कई बार उसके थ्रू यहाँ पे लोगों के अंदर फैल जाता है। जो टॉडी होता है, टाट गोला करके बोलते हैं, उसको यहाँ पे आप कंज्यूम मत करो, क्योंकि इनके वो कहीं ना कहीं जो बैट्स हैं, जो फ्रूट बैट्स हैं, उनको खाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो हमारे तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी फ्रूट के ऊपर इस तरह के साइंस वगैरह देखने को मिलते हैं, उनको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करो। साथ में ही अगर आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ भी रहे हो, थोड़ा अपने हाथों को दो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीपा वायरस के लिए ना कोई भी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बस होता क्या है, हम यहाँ पर ना उनको इंटेंसिव सपोर्टिव केयर देते हैं। कहने का मतलब क्या, कि जैसे ना कि मान लो बुखार है या बाकी चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनको हम चीजें मतलब बुखार के लिए जो भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे वो सभी है, पर इससे प्रॉपर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नीपा के लिए अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज स्टील। पहली बात तो आप ये समझो कि आखिर ये डंपिंग होती क्या है। देखो मान लो एक कोई कंपनी है, लेट से वो चाइना की कंपनी है, ठीक है ना। तो चाइना की कंपनियां कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, मान लो उसने प्रोडक्ट्स बहुत सारे बना दिए, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स बना दिए बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट इसने बेचे चाइना की मार्केट के अंदर, तो चाइना की मार्केट के अंदर लेट से उसने 20 रुपए के अंदर कोई चीज प्रोडक्ट बेचा। बट ऑन द अदर हैंड, जब ये इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, इसे चलो अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं इंडिया के अंदर। तो जब इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर इन्होंने ये प्रोडक्ट बेच दिया 10 रुपए का। तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, होम मार्केट के अंदर इनका अलग प्राइस चल रहा है,
पर कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत ही कम प्राइस के ऊपर यहाँ पे पैसे, मतलब कम प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को दे दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुत हैवी वॉल्यूम के अंदर प्रोडक्शन हो रखी है। तो यहाँ पर एक्चुअली में पता क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में डंप कर रहे हैं इतने कम वैल्यू के ऊपर। कई बार तो इनफैक्ट देखा जाता है कि जो उनकी कॉस्ट होती है उससे भी कम वैल्यू के ऊपर ये डंप कर सकते हैं। रीजन भी उनका कोशिश क्या होती है कि इंडिया की मार्केट को ना कैप्चर कर लो। अब आप खुद देखो, मान लो आपके सामने दो प्रोडक्ट है, एक की वैल्यू है 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मतलब एक पेन ही मान लो, और एक पेन की वैल्यू है 20 रुपए वाला। 10 रुपए वाला चाइना से आया है, 20 रुपए वाला इंडिया से आया है। देखो अगर लॉजिकली आप सोचोगे ना, तो आप सोचोगे तो यार 10 रुपए वाला सस्ता पेन है, इसको खरीद लेते हैं। ऐसे केस में पता क्या होगा, कोई भी इंसान ये 20 रुपए वाला पेन खरीदेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा था ना, ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ये मार्केट से वाइप आउट हो जाएगी। तो बचेगी कौन? सिर्फ और सिर्फ चाइना की कंपनी। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये बड़ी खतरनाक चीज होगी, है कि नहीं? तो ऐसे केस में पता क्या करना होता है, ये जो डंपिंग करी जा रही है, इसको रोकने के लिए ना हम ड्यूटी लगाते हैं। उसी का नाम क्या है? आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप मीनिंग समझ आ गया होगा। ये कोशिश क्यों करी जाती है? ताकि कोई ना जो कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे इस केस में चाइना था, वो डंप ना करें। अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम वैल्यू के ऊपर यहाँ पे डंप कर रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने चाइनीज स्टील के ऊपर यहाँ पे इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। क्यों लगा दी है? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, पिछले ये अप्रैल से जुलाई के बीच में, ये 3-4 महीने के अंदर ही 62% राइज हमें स्टील इंपोर्ट का देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ कि इस तरह से डंपिंग करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज तो आई थिंक ये स्लाइड रिपीट होगी। ठीक है, एनीवेज यहां पर एक चीज हमें और चीज समझनी है कि क्या ये जो चीज है एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्या ये डब्ल्यूटीओ परमिट करता है? द आंसर इज यस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको परमिट करता है कि हाँ आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, पर इसके लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉपर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। कहने का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें कैसे पता कि भैया चाइना इस तरह से कोई चीज कर रहा है, ठीक है ना, या चाइनीज की कंपनी ये चीज कर रही है? तो यहाँ पर ना हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इस चीज को करना पड़ता है। प्रॉपर देखा जाता है कि ऐसे फालतू में मत लगाओ कि आज मैंने किया तो चाइना के ऊपर लगा दिया। नहीं, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि एक्चुअल में वो डंपिंग कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो कौन करता है? वो करता है डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैंने क्या बोला? इन्वेस्टिगेशन का काम किसका है? डीजीटीआर, जो कौन सी मिनिस्ट्री के आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, फिर ये रिकमेंड करता है हमारी सरकार को। ठीक है ना? फिर इन दी एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको इम्पोज करती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको रिकमेंड कौन करता है, तो आंसर आएगा आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर वो आपसे पूछता है कि कौन इसको इम्पोज करता है, फाइनली कौन इम्पोज कर रहा है, तो आपकी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आ जाती है। तो आई होप ये फर्क आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना? इस तरह से आर्टिकल 6 है हमारा गेट 1994 के अंदर, जो ये चीज को इंश्योर कर सकता है। पर एक चीज और भी है, ठीक है ना, ये 5 साल के विद इन एक्सपायर हो जाना चाहिए कि अगर आपने आज इम्पोज किया ना, तो 5 साल के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद भी आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो फिर से एक और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो जो कमेटी है एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, वो 1 साल में कम से कम 2 बार मिलती है। ठीक है ना? वो कहीं ना कहीं देखती है इस तरह से जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप मैटर्स डिस्कस करिए इसके रिगार्डिंग। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? बाकी कहीं ना कहीं इससे होता क्या है, देखो इससे ना ट्रेड डिस्टॉर्शन को रोका जा सकता है। अदरवाइज चाइना क्या कर रहा था, चाइना कम दाम के ऊपर प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में लेकर आ रहा था और उससे हमारा ट्रेड खराब हो रहा था। ठीक है ना? और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आचार्य विनोबा भावे जी। देखो अभी इनका रिसेंटली क्या था, इनका बर्थ एनिवर्सरी थी आचार्य विनोबा भावे जी की। तो उस वजह से प्रधानमंत्री जी ने उनको ट्रिब्यूट्स यहाँ पे दिए हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ ना विनोबा भावे जी की, तो यहाँ पर इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। और एक्चुअल में ये काफी गांधी जी के काफी बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, नॉन वायलेंस के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है ना? ये यहाँ पर प्रमोट किया करते थे, जो हमारे स्वदेशी गुड्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर प्रमोट किया करते थे। साथ में अगर आप नोटिस करो, जब हमने ना एक इंडिविजुअल सत्याग्रह, आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने अलग अलग इंडिविजुअल सत्याग्रही इसको चूज किया था। तो सबसे पहले द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? वो आपके आचार्य विनोबा भावे जी ही थे। ठीक है ना? इनका बर्थ हुआ था 1895 के अंदर, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे रमन मगसेसे अवार्ड मिला 1958 के अंदर, और साथ साथ भारत रत्न इनको मिला 1983 के अंदर। उस टाइम इनकी डेथ हो चुकी थी। अब एक चीज जिनके लिए जो मेजरली जाने जाते हैं ना, वो है इनका भूदान मूवमेंट। ठीक है ना? देखो भूदान मूवमेंट 2 वर्ड से बना है। भू मतलब भूमि जो होता है, जो आपकी लैंड होती है, और उसका दान। तो एक्चुअल में इस मूवमेंट को गिफ्ट ऑफ द लैंड करके भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया ना, अलग अलग एरियाज के अंदर घूमे। ठीक है ना? वहां पे ट्रेवल किया,
वहां पे लोगों को परसुएड करने की कोशिश करी। जो आपके बड़े बड़े विलेज के लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, वो भी इनकी बातों को सुनते थे। तो उन्होंने बोला लैंडलॉर्ड्स को कि आप आगे आइए और कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है ना, उनको यहाँ पे दीजिए। और एक्चुअल में अपने आप में काफी सक्सेसफुल रहा। एक्चुअल में इनकी पूरी मूवमेंट है ना 4.4 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, ये इतना इन्होंने कलेक्ट किया लैंड, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से। और उसमें से 1.3 मिलियन जो लैंड था ना, मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, ये यहाँ पर जो आपके छोटे किसान हो गया, या फिर जिनके पास जमीन है ही नहीं, छोटे किसान छोड़ो, जिनके पास जमीन ही नहीं है, उन तक यहाँ पे ये जमीन दी गई। तो ये इनका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। बाकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्वराज्य शास्त्र हो गया, गीता प्रवचन हो गया, ठीक है ना, तीसरी शक्ति हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इनके द्वारा लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पर आचार्य का मतलब होता है, आचार्य मतलब जनरली हम टीचर की बात करते हैं, ठीक है ना। जब इनको ये नाम दिया गया ना आचार्य, ये एक्चुअल में मामा फाड़के जी ने दिया। दरअसल में क्या था ना, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गांधी जी ने इनको नहीं दिया। काफी लोगों को लगता है कि शायद ये गांधी जी ने इनको यहाँ पे विनोबा का यहाँ पे नेम दिया, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो नेम विनोबा इनको दिया गया था वो किसके द्वारा था, मामा फाड़के, ठीक है, आचार्य नहीं, विनोबा वाले की बात कर रहा हूँ। विनोबा इज जो बेसिकली जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है, ऐसा विनोबा उनको बोलते हैं। तो एक आश्रम के ही मेंबर थे मामा फाड़के जी, उन्होंने यहाँ पे विनोबा इनको नाम दिया, राइट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। यहाँ पर क्या हुआ है ना, CSIR के द्वारा जो रिसेंटली जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है 2022 के, उनको यहाँ पर अनाउंस किया गया है, ठीक है। ये सर शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे? देखो अगर मैं इनकी बात करूं ना, तो ये जो CSIR के सबसे पहले डायरेक्टर थे, ठीक है। बेसिकली इनका ही, इन्होंने फाउंड किया था इसको, CSIR को, इनका फाउंड करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है। तो CSIR उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर जी। यहाँ पर आप देख पाओगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अर्थ, एटमोस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी सर्विस, इस तरह से 7 डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर ये चीज दी जाती है उन रिसर्चर्स को जिनकी एज 45 साल से अभी कम होती है। साथ में अगर आप नोटिस करो, कैश प्राइस मिलता है 5 लाख का। तो पहली बार इसको इंस्टीट्यूट किया गया था कब? 1957 के अंदर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं और आपको CSIR के बारे में बताऊं ना, तो CSIR इंडिया की दरअसल में R&D ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका 1942 को अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनमस बॉडी। ये ध्यान में समझने वाली बात है कि पहली बात तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लस साथ ही साथ इस CSIR के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होंगे। एंड साथ साथ इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? वो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, ये अभी करंटली इसके क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर्स के आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज किलिया वॉल्केनो, ठीक है। एक्चुअल में इसका आप लोकेशन को समझना, यहाँ पर ना मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए का ना एक यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हवाई आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर ना आपको यहाँ पे ये एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं किलिया वॉल्केनो, ठीक है ना। इसको प्रोनाउंस आप थोड़ा और तरह से भी कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है ना, ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे इरप्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क के अंदर आपको एक एरिया देखने को मिल जाएगा। इसकी बेसिकली ना हमें लोकेशन समझनी चाहिए। तो काफी ना बहुत लंबे टाइम से ये क्योंकि चलता आ रहा है, बीच में 2 महीने तक ये नहीं इस तरह से इरप्ट हुआ था, पर अभी वापस से इसने इरप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख भी सकते हो। लोकेशन इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो आप इस लोकेशन को यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पे रिसेंट इरप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताना, कौन सा इनमें से ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। फिर कल अकॉर्डिंगली इनको डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोशिश करना इनको बताने की क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो CPI के बारे में है। ये मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ, ठीक है ना। पर एक्चुअली आप नोटिस करो बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं बहुत डिटेल में, इसलिए मैं उन टॉपिक्स पे जाता नहीं हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए कल इनको अकॉर्डिंगली हम होमवर्क दिया है मैंने आपको, कल अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आगे अगर हम बात करें जो कल होमवर्क दिया था, क्या CBI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है? बिल्कुल गलत है। कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। मोरक्को क्या एक लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, ये बात भी गलत है। अभी मोरक्को का मैप भी दिखाता हूँ, रुक जाओ। नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये देखो जो आप पूछ रहे थे मोरक्को का मैप, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है मोरक्को किन किन कंट्रीज का यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है। देखो ये रहा मोरक्को, ठीक है ना, कल ही डिस्कस किया था। मोरक्को का वेस्टर्न सहारा आपको सदर्न साइड में कह लो, ठीक है ना। यहाँ पे अल्जीरिया, तो इन दोनों के साथ बॉर्डर टच होता है। और यहाँ पर साथ साथ आप नोटिस करो अटलांटिक ओशन के साथ है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी भी है।
तो अपने आप में लैंडलॉक कंट्री तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और साथ साथ बॉर्डर किसका टच हो रहा है, आपका वेस्टर्न सहारा हो गया और आपका अल्जीरिया हो गया। तो आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ना अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा, ठीक है ना। एटलस माउंटेन्स के रिगार्डिंग हमने ये चीज पढ़ी थी बहुत डिटेल में, राइट। उसी तरह से आईएमएफ के बारे में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। यहाँ कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, ये आंसर करेक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कह लो एंड साथ साथ आपका जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। दूसरा कह रहा है आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग पावर वो इस बात से डिटर्मिन करी जाती है कि उनका फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे ज्यादा है। तीसरा कह रहा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, द आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पर 1944 के अंदर जब इनका फाउंडिंग हुई थी, उसी टाइम से इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की डिस्कशन। एक छोटी सी चीज और, एक ना कोणार्क सन टेम्पल करके है, ठीक है ना, ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ठीक है ना। मैं आने वाले दिनों के अंदर इसको डिस्कस कर दूंगा। आई थिंक अनेरी मेहता ने मेंशन भी किया था कि सर ये टॉपिक डिस्कस कर दीजिए। बिल्कुल, ये मेरे सोच में है, ठीक है। मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, मे बी कल कर दूं, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल के जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।